Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू हम लोग पहले तो इश्यूज देखेंगे, फिर एमसीक्यूज देखेंगे एंड वन लाइनर फैक्ट्स भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट इश्यूज पे। कौन से हैं फर्स्ट इश्यूज? फर्स्ट इश्यूज है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑस्ट्रिया ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? वियना। आप लोग मैप में भी देख रहे हैं, ये रहा ऑस्ट्रिया और ये रहा वियना, है ना, मैप में भी लोकेट हो रहा है। तो ये दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर हो गया है। ओके, अब किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट जो है जारी किसके द्वारा की जाती है? मैंने कहा है कि आप लोगों जो एग्जाम में इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन केवल रैंकिंग नहीं पूछ लेता है या कौन जहाँ पे आप रह सकते हैं, सबसे रहने योग्य शहर कौन सा, केवल इतना ही नहीं पूछता है। इसके साथ साथ यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है यह भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ओके, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसके द्वारा यह रिपोर्ट जो है जारी की गई है। इसने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, है ना, यानी दुनिया में जो रहने योग्य शहर है जहाँ पे बहुत से रहा, और क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी हम लोग देखेंगे कि किन क्राइटेरियो के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए अब इसके साथ और कौन सा एडिशनल फैक्ट है इसके साथ है, इसमें कौन क्या क्या चीजें शामिल है? इसमें स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सभी सहित क्या है विभिन्न कारक हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? हेल्थ को देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जा सकता है और वहाँ पे इन्वायरमेंट। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, लेकिन ये सारे वो मेन कारक है जिनको देख करके ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। ठीक है, और कौन सा है? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। अब नेक्स्ट इसमें हमको भारत को भी देखना है, और ये तो सबसे रहने योग्य शहर हो गया, यानी टॉप पे ये हो गया। इसके अलावा वो और कौन से हैं सेकंड रैंक थर्ड रैंक में कौन है देख लेते हैं। तो इस रैंकिंग में डेनमार्क का कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क का कोपेनहेगन को दूसरा स्थान मिला है। और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न थर्ड पोजीशन पे है और सिडनी जो है वो आपका फोर्थ पोजीशन पे है। ओके, डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और सिडनी थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 5 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली और मुंबई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद क्या करना है? फर्स्ट टॉप 5 याद रखना है, और भारत के कौन कौन से शहर को यहाँ पर जो है वो रैंकिंग मिली है। इस सूची में कौन कौन से हैं? तो भारत का बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, नई दिल्ली और मुंबई। ठीक है, इन सबकी अगर रैंकिंग देखी जाए, इन सबों की तो न्यू दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग है, इन दोनों की रैंकिंग कितनी है? 141। ठीक है, इन दोनों की रैंकिंग 141 है। किसकी? नई दिल्ली की और मुंबई की। ठीक है, चेन्नई की अगर बात की जाए तो इसकी 144 है, चेन्नई की 144 है। ठीक है, चेन्नई 144 है, अहमदाबाद 147 है, और बेंगलुरु की बात की जाए तो यह 148 है। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। तो इन सबों में अगर भारत के 5 शहरों को लिया गया है लिस्ट में, तो उसमें भी बेस्ट कौन सा है, उसमें भी रहने योग्य शहर कौन सा है, और क्राइटेरिया क्या क्या डिसाइड किया गया है? आपके एजुकेशन को देखा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जा रहा है, हेल्थ को देखा जा रहा है, और आपके इन्वायरमेंट को देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है दिस ऑल आर द मेन फैक्टर्स। ओके, ये सभी क्या है? मेन फैक्टर्स है। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसके साथ ही एक न्यूज़ और बताई थी। ये रहा कि अच्छा हाँ, ये तो हो गया कि सबसे रहने योग्य शहर, और सबसे कम रहने योग्य शहर जो है वह कौन सा है? सबसे कम रहने योग्य शहर है आपका दमिश्क दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर है। और यह रही आपके सामने टॉप 5 जो रहने योग्य शहर है। ये टॉप 5 हो गए, टॉप 5 रहने योग्य, 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं। आपको यहाँ पे पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है? यह किसके द्वारा जारी किया गया है?
ठीक है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है, ये ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, इसमें कौन जो टॉप पर है वो कौन सा, यानी टॉप 5 को यहाँ ध्यान रखिएगा। भारत के कितने शहर हैं और भारत के शहरों की रैंकिंग पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत के शहरों की रैंकिंग भी ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया। इसके साथ हम लोगों को एक न्यूज और देखना है, एक न्यूज और देखना है कि ग्लोबल आर्थिक जो बोलते हैं ना, विश्व आर्थिक मंच यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ओके, विश्व आर्थिक मंच, इसने विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसने भी कोई रिपोर्ट जारी किया था, इसने भी रिसेंटली, हो सकता है कि कल परसों में इसकी भी कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, और वह रिपोर्ट है लैंगिक समानता के ऊपर, ठीक है, किसने दिया है, इसने लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर इसकी रिपोर्ट आई है, ठीक है, लैंगिक समानता को लेकर, लैंगिक समानता की रिपोर्ट इसने दिया था, ठीक है, लैंगिक समानता पर इसने रिपोर्ट दिया था, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग 127 है और यह 2023 में, ओके, 2023 में। अगर बात की जाए लास्ट ईयर की, यानी क्योंकि लास्ट ईयर भी पूछ लेता है कोई, जरूरी नहीं कि वो इसी साल का पूछे, लास्ट ईयर का भी पूछता है, तो 138, यानी यहाँ पर कितने अंकों का सुधार हुआ है, कितने अंकों का सुधार हुआ है, तो 8वें स्थान पर पहुंच गया है ना, 8 अंकों का सुधार आप बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2022 में 138 रैंक थी इंडिया की और अभी 127 है, किसमें 127 है, तो लैंगिक समानता जो रिपोर्ट आई है जेंडर इक्वलिटी की, उसमें इसकी, और रिपोर्ट किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अब यहाँ पर भी अगर पूछा जाए कि इसमें भी टॉप पर कौन है, टॉप पर कौन है, टॉप पर यहाँ पर आइसलैंड है, आइसलैंड है, जो कि लगातार 14 ईयर्स से, है ना, लगातार 14 साल से ये क्या हो रहा है, जेंडर इक्वलिटी में टॉप पे बना हुआ है लगातार, ठीक है, लगातार 14 ईयर्स से है ये टॉप पर। खैर इसमें और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो रैंक 1 है ही, है ना, मैंने टॉप तो यहाँ लिख ही दिया है, आइसलैंड नंबर 1 पर है। ओके, चलिए, क्लियर। अब हम लोग आते हैं, तो ये हो गई, इसके अलावा यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन से इशूज हैं। नेक्स्ट है गुजरात इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने, किसके, गुजरात जो इंस्टीट्यूट है वहां के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो समुद्री शैवाल होते हैं उस शैवाल से, समुद्री शैवाल से बायोडिग्रेडेबल, ओके, बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर का जो है उसने डेवलप किया है, किससे किया है, समुद्री शैवाल से किया है। देख लेते हैं क्या है सुपर कैपेसिटर, एक क्या है सुपर कैपेसिटर, आखिर इन लोगों ने क्या बनाया है, जो गुजरात इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया क्या है, तो यह सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, चार्ज स्टोरेज से ही समझ में आ रहा है, जिसमें तेज चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग साइकिल और प्लस उच्च शक्ति घनत्व, यानी हाई पावर डेंसिटी, यानी ये हाई पावर डेंसिटी, ओके, हाई पावर डेंसिटी और लंबे चक्र जीवन, यानी लॉन्ग साइकिल लाइफ, ठीक है, लॉन्ग साइकिल लाइफ। क्या क्या इसमें इसके जगह फीचर्स की बात की जाए तो सुपर कैपेसिटर जो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जिंग डिवाइस है, जो कि बहुत तेजी से क्या होगी, इसमें जितनी जल्दी चार्जिंग होती है उसमें क्या है, तेज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो कैपेसिटी है साइकिल वो काफ़ी स्पीड से है, तेज है, और उसमें क्या है, हाई पावर डेंसिटी भी है, लॉन्ग साइकिल लाइफ भी है, ठीक है, ये इसके फीचर्स है। और इसको बनाया किसके द्वारा है, किसने इसे बनाया है, इस सुपर कैपेसिटर का डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, गुजरात साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है, गुजरात के साइंटिस्ट के द्वारा। ओके, चलिए, अब इसके साथ और क्या है देख लेते हैं, ये इस सुपर कैपेसिटर को किससे बनाया गया है, किससे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आ सकता है, ठीक है,
इन्वायरमेंटल वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो समुद्री शैवाल से इसको बनाया गया है। ओके, समुद्री शैवाल से, जिसको आप समुद्री मैक्रो एल्गे भी बोला जाता है। ठीक है, इसे डेवलप किया गया है जो किसी डिवाइस को, जो भी कोई डिवाइस है उसको क्या करता है, 10 सेकंड के भीतर पूरी तरीके से चार्ज कर देता है। तो ये काफी बोल सकते हैं कि काफी अच्छा फीचर है और समुद्री शैवाल से बनाया भी गया है, तो इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, कितना सेकंड है, 10 सेकंड के भीतर क्या करता है, पूरी तरह से ये इसको चार्ज कर देता है। ठीक है, पूरी तरह से चार्ज कर देता है, पूरी तरह से चार्ज कर देता है। अब बात आती है गुजरात की। ठीक है, गुजरात, तो गुजरात के रिलेवेंट जो फैक्ट्स है, एक दो बस आप बता दें कि गुजरात से रिलेवेंट क्या क्या फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया है, और केवल हम उसमें चर्चा करेंगे जो जून की घटनाएं हुई हैं। ठीक है, जून की घटनाएं, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट जो इससे हमारे इस इशू से रिलेवेंट नहीं है लेकिन गुजरात से रिलेवेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताया है। प्लस अगर अभी बता दूंगी तो फिर से क्या हो जाएगा, वो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का है कि आप अगर उसके आसपास भी कुछ न्यूज़ होता है तो उसको भी रिकॉल करवा दीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, किसी स्टूडेंट की एक मैसेज आई थी कि मैडम जैसे जो लिखने का काम है आप पहले से कर ले तो टाइम कम लगेगा। तो ऐसा है कि लिखने से क्या होता है ना, आप जितनी बार लिखेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, चलो मैं तो एक बार बता के सभी चीज़ों को इस पे मेंशन करवा दूंगी, तो अब बताते चली जाऊंगी, तो उससे क्या हो जाएगा ना, उस बताने से शायद आप एक बार खुद ही ट्राई इसको कीजिएगा, इतना बेनिफिशियल है। मैं इसे बार बार क्यों लिखती हूँ, ताकि आप लोग भी इसके साथ लिखें, और जब भी अगर आप लिख रहे हैं तो आपको चीज़ें जो है आपकी, जो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो स्किल है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जो पढ़ाई का जो क्षमता आपका है उसमें जितनी चीज़ें रिकॉल करने की है वो ऑटोमेटिक है, जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके रिकॉल हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो हाँ हम लोग देख लेते हैं गुजरात के ऊपर। ठीक है, गुजरात से रिलेवेंट कौन कौन से फैक्ट्स है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि गुजरात जो है, गुजरात पवन ऊर्जा स्थापित, स्थापित की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्थापित, गुजरात पवन ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा है, पवन ऊर्जा स्थापित करने में यह प्रथम है, करने में प्रथम। ठीक है, फर्स्ट थिंग ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा स्थापित करने की बात की गई है तो गुजरात का नाम आएगा। इसके साथ ही साथ गुजरात का एक गांव है मढोरा, मोढेरा गांव गुजरात का। ठीक है, इस मोढेरा गांव के बारे में मैंने आपको बताया था, मोढेरा गांव है। ओके, यह क्या है, यह जो मोढेरा गांव है यह भारत का प्रथम गांव है, भारत का प्रथम, और प्रथम गांव है जो किससे है, सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित। यह गांव की बात कर रही हूं, गांव, गांव है, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड गांव है। ठीक है, प्रथम गांव है, प्रथम गांव। ठीक है, चलिए, इसके रिलेवेंट और भी फैक्ट्स है लेकिन हम लोग अब ज्यादा पे नहीं जाएंगे, केवल गुजरात को देखना है। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट इश्यूज क्या है, अमेरिकी कंपनी, अमेरिका की कंपनी कौन सी है, जीई, अमेरिकी कंपनी कौन सी है, जीई एरोस्पेस, जीई एरोस्पेस, और भारतीय एरोस्पेस कंपनी कौन सी है, हाल, हाल। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए क्या किया है, लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए, लड़ाकू जेट इंजन, जेट के इंजन बनाने के लिए, ठीक है, जेट इंजन बनाने के लिए एक समझौता किया है। तो किस लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए किन दो देशों के बीच में समझौता हुआ है, अमेरिका और भारत के बीच में। और अमेरिका की कौन सी एरोस्पेस है, जीई एरोस्पेस है, और भारत में केवल एक सिंगल हाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, HAL, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ पर है, इसकी हेडक्वार्टर है, इसको देखेंगे। लेकिन पहले भी हम लोग को क्या देखना है, HAL यानी हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के जो हल्के लड़ाकू विमान है, हल्के लड़ाकू विमान, क्या नाम है, MK2। ओके, MK2, इस विमान का नाम है MK2, MK2 इसके लिए। ठीक है,
वायुसेना का जो एक हल्का लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ओके। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नाम क्या है? MK2। आपका इसका शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकता है, इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिल सकता है LCA MK2। ये कुछ इस प्रकार से भी लिखा रह सकता है LCA MK2, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्का क्या है? हल्के लड़ाकू विमान MK2, ओके। इसके लिए को शक्ति देने के लिए क्या किया गया है? GE एयरोस्पेस के F414, कौन सा है? एयरोस्पेस के F414 इंजन का भारत में सह उत्पादन यानी को प्रोडक्ट, ठीक है, सह उत्पादन किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ये एक इंजन जो विमान है आपका MK2, उसके लिए जो इंजन, उस विमान के लिए जो इंजन प्रोवाइड की जाएगी वो अमेरिकी GE एयरोस्पेस के द्वारा करवाई जाएगी। और कौन सी होगी वो? F414 इंजन, ठीक है। इनका को प्रोडक्ट होगा, यानी ये कुछ भारत की कुछ अमेरिका की। समझौता क्या होता है? कुछ हमारा कुछ तुम्हारा, यही होता है ना समझौते में। तो इसलिए इसको बोला गया है सह उत्पादन यानी को प्रोडक्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि GE एयरोस्पेस जो है ये क्या करती है। एक शीर्ष विमान इंजन जो बोल सकते हैं आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, ठीक है। इंजन, इसका मेन काम क्या है? इंजन आपूर्तिकर्ता, ठीक है, विमान इंजन आपूर्तिकर्ता, ध्यान रखेगा, में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका आप डायरेक्ट अमेरिका याद रख सकते हैं। यह जनरल इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको तो चाहे छोड़ भी सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसका मुख्यालय इवेंडेल ओहियो, कहाँ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका में इसका क्या है? इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर अमेरिका है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो GE की बात होगी कि हेडक्वार्टर अमेरिका है, जाहिर सी बात है, तभी उसने समझौता भी किया है। अब हम लोग हाल को देख लेते हैं कि हाल के बारे में। यह क्या है? यह एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है, ठीक है, जो क्या करता है? आप यहाँ देखिए, जो विमान, जेट इंजन और हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, किसका? विमान का, जेट इंजन और हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, निर्माण और संयोजन में शामिल है। और किसमें संयोजन में शामिल है? एक्चुअली क्या है ना कि केवल एक, अगर इंडिया में केवल एक यही है जिसका संबंध किससे है? हेलीकॉप्टर हो गया, विमान हो गया, केवल एक यही कंपनी है, ठीक है, जो यह बनाती है। कुछ कलपुर्जे यहाँ निर्मित किए जाते हैं। होता है ना कि फ्लाइट में बहुत तरह के कलपुर्जे लगते हैं, तो यहाँ बहुत, अगर सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे कलपुर्जे होते हैं फ्लाइट्स में जिसका निर्माण कहाँ किया जाता है। 100% तो नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि इसमें कभी रशिया सपोर्ट करता है, कभी फ्रांस सपोर्ट करता है, तो ये 100% इसमें यहाँ पे स्वदेशी नहीं है, मतलब पूर्ण तरीके से कहने का मतलब स्वदेशी नहीं है। यहाँ पे सभी कंपनियां क्या करती, सपोर्ट करती है, और फिर कहीं ना कहीं कुछ क्या करते, विमान का, जैसे अभी है यहाँ पर जेट इंजन का डिजाइन कर दिया, ठीक है, कहीं कुछ निर्माण कर दिया, कुछ कलपुर्जों का निर्माण हो जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, और भारत में केवल एक यही है, हाल ही केवल करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 को। लेकिन जब स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की गई थी। लेकिन इसकी स्थापना 1964 में, ठीक है, 40 में तो नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, जो कि 64 में नाम हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके। ये नाम 64 में हुआ था, ओके। और इसके अध्यक्ष कौन है? CB अनंत कृष्णन इसके अध्यक्ष भी हैं और MD भी हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। EKYC फर्स्ट,
यानी इलेक्ट्रॉनिक KYC, नो योर कस्टमर, ठीक है। इसमें क्या है के लिए नो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ, ठीक है। किसको लॉन्च किया गया है? पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। पीएम अब तक क्या होता था कि फेस ऑथेंटिकेटेड नहीं होता था, अब क्या कर दिया गया है, EKYC के लिए फेस ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। कुछ इस प्रकार से आप इमेज में देख रहे हैं, ओके। चलिए, अब क्या है, दूर दराज के जो किसान हैं, जो दूर में रहते हैं, उन किसानों को क्या है, बिना OTP, इसमें क्या सुविधा दी गई है कि बिना OTP या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके, बिना OTP के या बिना फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा को स्कैन करके EKYC करा सकते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान का लाभ जो है, पीएम किसान का लाभ बिना किसी बिचौलिए के किसानों को दिया जा रहा है। ये तो पता ही है कि इसमें बीच में कोई नहीं है। पीएम किसान, इसको लॉन्च कब किया गया था? इस पीएम किसान को लॉन्च कब किया गया था? ये डिक्लेयर जो हुआ था, अनाउंस किया गया था 1 फरवरी को 2019, ठीक है। और इसका जो ये तो अनाउंसमेंट हुआ था, पीयूष गोयल थे उस समय, ठीक है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था। लेकिन इस पर जो काम स्टार्ट किया गया तो कब स्टार्ट किया गया? 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 24 फरवरी 2019 से। तो अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ही अगर दोनों में से कोई भी एक दे तो दोनों सही होगा। पीएम किसान अनाउंसमेंट हुआ था 1 फरवरी 2019 को और काम स्टार्ट हुआ था 24 फरवरी 2019 से। अब दूसरी चीज है, ये तो हो गया, चलिए ठीक है। इसके तहत क्या होता है? इसके तहत क्या है कि किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी हर 4 महीने पे 2,000 रुपए दिया जाता है किसानों को, ठीक है। चलिए, तो पीएम किसान का लाभ जो है, और इसमें अब क्या है, ये सबसे बड़ी स्कीम है जिसपे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी यहाँ पर बिचौलिए तो होते ही नहीं है, ये पैसा डायरेक्ट किसान के अकाउंट में चला जाता है, डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो इसके रिलेवेंट और क्या है देख लेते हैं। पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट किसको मिलता है? इसमें बीच में कोई नहीं है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर बीच में कोई नहीं, यानी डायरेक्ट लाभकर्ता को मिलता है। और उन सभी योजनाओं में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे पीएम किसान योजना, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलता है? किसान को मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ओके। इस योजना के तहत किसानों को एक साल में, मैंने बताया एक साल में 3 किस्त, यानी प्रत्येक 4 महीने पे कितना मिलता है? 6,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए जाते हैं, एक साल में तो 6,000 देना है। इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो कौशल विकास के माध्यम से, कौशल विकास के यानी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीबों का उत्थान करना है, ठीक है। आजीविका के अवसर को बढ़ाकर शहरी गरीबों का उत्थान करना है, केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक योजना लाई गई है। जो महिलाएं रात में अकेले मतलब यात्रा किस सेंस में करती हैं? यात्रा का सेंस होता है, सपोज बहुत सारी महिलाएं हैं, सपोज चेन्नई की ही अगर मैं बात कर लूं, तो क्या होता है कि रात में महिलाएं नाइट शिफ्ट भी ड्यूटी करती हैं, ठीक है। वो रात 10 से लेकर के सुबह 7 बजे के बीच में अगर महिलाएं जो वर्किंग वुमेन हैं, अगर वो रात इस टाइम से, मतलब रात के 10 से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में सपोज अपने घर वापस आना चाहती हैं और उनको लग रहा है कि वो असुरक्षित फील कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? डायल नंबर के थ्रू डायल करके वो पुलिस की मदद ले सकती हैं, ठीक है। ये तो ये भी एक प्रकार से हो गया, इसमें ये सारी सुविधाएं दी गई है। या फिर जैसे होता है ना कि अगर आपकी ऑफिस की कैब होती है, ऑफिस की भी कैब होती है, आप देखेंगे जितने में MNCs कंपनी होती है तो उनकी अपनी कैब होती है, तो महिलाओं को ड्रॉप कर दिए। लेकिन ड्रॉप कहाँ करते हैं? ये ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल घर के सामने ड्रॉप करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दूरी पे, घर से कुछ दूरी पे एक लोकेशन होती है, वहां पे लोग ड्रॉप करके चले जाते हैं। अब वहां से वहां तक, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अब डायरेक्ट घर तक तो नहीं गाड़ी नहीं जा सकती है,
ऐसा भी हो सकता है कि चलो कुछ गलियां हैं, कुछ है, तो ऑन द रोड अगर ड्रॉप कर दी, लेकिन वहां से फिर अगर उनको घर तक जाना हो तो वो जो डिस्टेंस होता है वो उसको पार करना भी क्या होता है, बहुत बार महिलाओं के लिए वो भी टफ हो जाता है। ठीक है, वो भी टफ हो जाता है कुछ दूरी को भी पार करना। सपोज अगर रात के 2 बजे वैन उतार के चली गई तो फिर क्या किया जाएगा? अब ज्यादा दूरी नहीं है घर से, लेकिन वो टफ है वहां से वहां तक भी पहुंचना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आप क्या कर सकते हैं कि पुलिस जो हमेशा गश्ती लगाते रहती है ना रात को, कि घूमते रहती, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। या अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी कंपनी में असुरक्षित फील कर रही हैं और घर आना चाहती हैं, तो भी आप कॉल करके पुलिस को बुला सकती हैं और पुलिस की जो वैन होगी आपको वो लेकर के घर तक पहुंचा देगी। तो ये सारी सुविधाएं इसमें की गई हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी योजना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी योजना है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। तो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए क्या नाम है उस योजना का? तो वहां का एक लोकल टर्म होता है ना, पेंगल पाथु काप्टू थिट्टम, ये वहां की एक टर्म है। ठीक है, पेंगल पाथु काप्टू यानी महिला सुरक्षा योजना। क्या नाम दिया गया? महिला सुरक्षा योजना नाम की यह नई योजना तमिलनाडु पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। और इस प्रकार से एक और योजना भी है, जैसे 2022 में अक्टूबर में भी लॉन्च किया गया था कोयम्बटूर पुलिस के द्वारा। कौन सी थी? पुलिस अक्का शुरू की गई थी, पुलिस अक्का। अब पुलिस अक्का किसके लिए थी? तो ये छात्राओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाना, स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, छात्राओं के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, बात अगर तमिलनाडु की आती है तो तमिलनाडु में भी ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मैंने पवन ऊर्जा जो बताया है, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में गुजरात जो है आपका फर्स्ट में है, तो सेकंड तमिलनाडु है। ठीक है, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में सेकंड जो है आपका वो तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन से इशूज है? हाँ, नेक्स्ट इशूज देख लेते हैं। 21 जून 2023 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में में एक कार्यक्रम किया गया, प्रोग्राम किया गया। उस कार्यक्रम में भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इंडस एक्स लॉन्च किया गया। इंडस एक्स देख लेते हैं क्या है रक्षा क्षेत्र में। इंडस यानी इंडिया यूएस डिफेंस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इंडस एक्स है ना, यहाँ पे आप लोग लिख लें इंडिया यूएस। ओके, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेटेड इकोसिस्टम। ठीक है, क्या होगा? इकोसिस्टम यानी इंडस एक्स। ठीक है, चलिए अब रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, रक्षा यानी डिफेंस के सेक्टर में उत्कृष्टता के लिए क्या किया जा रहा है? उत्कृष्टता के लिए, रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्टता, डिफेंस के सेक्टर में उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी इनोवेशंस, यानी क्या होगा? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। इसको आप लिख सकते हैं जो IDEX है। क्या वर्ड है? IDEX, EX है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं IDEX को इनोवेशंस। यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर दे रही हूँ। ठीक है, इसको यहाँ कर दे रही हूँ IDEX। इसका मतलब क्या हो गया? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। ठीक है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी IDEX क्या हो गया? एक्सेलेंस हो गया। किसके लिए है? इनोवेशंस है। किसके लिए है? इनोवेशंस यानी नवाचार हो गया। नवाचार हो गया किसके लिए? डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस रक्षा क्षेत्र के लिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। अब इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद यानी USIBC, US अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल
ठीक है, अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। और ये है क्या, तो अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी भी अमेरिका गए हुए थे, ठीक है, 24-25 को उनकी यात्रा, फिर वो मिस्र की भी करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनके जो 5 दिन के दौरे पे गए हुए हैं ना, अमेरिका जाएंगे, फिर वहां से मिस्र इजिप्ट जाएंगे, तो वहाँ पे इनका जो अमेरिका का दौरा है, तो वहाँ पर इन दिनों अमेरिका का और इंडिया का रक्षा क्षेत्र में काफ़ी सहयोग चल रहा है कि क्या क्या इनोवेशन किया जाए एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि चीन का थोड़ा सा जो मामला है, बहुत शॉर्टकट में बताते हैं, बस एक कहानी से समझ लीजिए कि चीन का मामला थोड़ा सही नहीं चल रहा है। अमेरिका के साथ भी सही नहीं है, इंडिया के साथ भी सही नहीं है। तो इधर अमेरिका चाह रहा है कि क्यों ना इंडिया के साथ सही मिला करके रखा जाए और कुछ ऐसे इनोवेशन रक्षा के क्षेत्र में किया जाए जो दोनों देशों का फायदा, और ये अच्छी बात है। तो यही अभी रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी इनोवेशन क्या कर रहा है, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रक्षा विभाग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, इसको डीओडी का मतलब क्या हो गया, डीओडी का मतलब क्या हो गया, डीओडी, यहाँ लिखा हुआ है डीओडी, डीओडी यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, डीओडी का मतलब हो गया यूएस डिपार्टमेंट, है ना, यूएस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कुछ अगर कहीं लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है, मैं फिर से इसको बता दूंगी, यूएस डिपार्टमेंट फॉर डिफेंस। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक प्रोग्राम किया गया जहां पर अमेरिका रक्षा त्वरित इकोसिस्टम लॉन्च किया गया, जिसमें कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे इनोवेशंस करने के लिए किसके किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापार परिषद, इसकी मेजबानी किसने किया, व्यापार परिषद ने किया है, ठीक है। चलिए ये हो गई। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट के दिल्ली खदान में, भिलाई स्टील प्लांट के दिल्ली खदान में क्या हुआ है, सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, सिलिका रिडक्शन प्लांट का। तो उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है सिलिका रिडक्शन प्लांट का उद्घाटन, भिलाई इस्पात संयंत्र है यानी जो सेल है वहां पर किसके लिए, तो लौह अयस्क की आपूर्ति को बढ़ाना है, सप्लाई को बढ़ाना है, जिससे ब्लास्ट फर्नेस से वार्षिक उत्पादन में वृद्धि होगी, ब्लास्ट फर्नेस से वार्षिक जो प्रोडक्शन करने में वृद्धि होगी अगर लौह अयस्क को बढ़ाते हैं, और कोक की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में अगर कमी आएगी तो आपके पर्यावरण में सुधार आएगा। ओके, तो क्या किया गया है, दिल्ली खदान में सिलिका इंडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया गया। अब बात आती है भिलाई सेल की, तो भिलाई सेल का किसके सहयोग से इस भिलाई सेल को क्या गया, किसका सहयोग था भिलाई सेल में, रशिया का, रूस, ठीक है, रूस के सपोर्ट से, रूस ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है, किसके सपोर्ट से इसका निर्माण किया गया, तो रूस के सहयोग से। राउरकेला स्टील प्लांट का जर्मनी के सहयोग से, बोकारो स्टील प्लांट का जर्मनी है, दुर्गापुर स्टील प्लांट का किसके सहयोग से किया गया, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। तो ये चार अगर आप बोले, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, भिलाई स्टील प्लांट तो रूस हो गया, इसके आगे यहाँ पे और एक लिख लीजिए बोकारो सेल का, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का भी क्या है, इसकी भी रशिया, दो तो ऐसे ही हो गया, भिलाई और बोकारो दोनों का रशिया है, दोनों के रशिया के सपोर्ट से है। रह गया कौन सा आपका, राउरकेला स्टील प्लांट। ये एग्जाम में आपका आता है मैच करने के लिए, एक तरफ आपको चारों प्लांट का नाम दे देगा और एक तरफ कि किसके सहयोग से इसको निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि राउरकेला का निर्माण जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट यानी सेल, राउरकेला सेल जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। और दुर्गापुर की अगर बात की जाए, दुर्गापुर सेल का किसने किया है सपोर्ट, दुर्गापुर का ब्रिटेन ने किया है, ब्रिटेन यानी यूके, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, ब्रिटेन यानी यूके के सहयोग से। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इश्यूज पे। फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान है इसका बढ़ाकर कितना कर दिया है, 6.3% कर दिया है। इसने एक्चुअली अनुमान किया था 6% का, ठीक है, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 6.3%। और अगर हम लोग बात करें फिच रेटिंग्स की कि 2025-26 के लिए, 2024-25 के लिए इसने कितना किया है, तो 6.5% का वो अनुमान है, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बस ध्यान रखेगा 23-24 में, ठीक है, 23-24 में 6.3%। अब हम लोग आते हैं फैक्ट्स पे।
फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान, मैंने भी कहा ना, कितना से बढ़ाया है, 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। अमेरिका ने भारत में कितने नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो 2, भारत में 2 खुलेगा। कहाँ कहाँ खुलेगा? एक बेंगलोर में और दूसरा अहमदाबाद में। आईसीसी, चलिए इसको छोड़ दे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की जो कोणासन जो मुद्रा होती है उसमें खड़े होकर किस भारतीय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया अपने नाम को? तो बिहार की स्मिता कुमारी 3 घंटे 10 मिनट एक ही मुद्रा में, ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अंतर्गत, जो नर्सिंग सेवा होती है उसके अंतर्गत ही कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उसके अंतर्गत राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसको कुल कितने लोगों को दिया गया है? 30, ठीक है, 30 लोगों को। ध्यान रखिएगा, नर्सिंग सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बनाए गए हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन। ओके, स्वामीनाथन जानकी रमन। इसके साथ एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि वो किसका स्थान ले रहे हैं? तो एम.के. जैन का स्थान ले रहे हैं, एम.के. जैन का। और रिजर्व बैंक की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं और कितने गवर्नर हैं? तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर और 1 यहाँ पे गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर तो शक्तिकांत दास अभी हैं। चलिए, ठीक है। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, ठीक है। वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 जीता है। किसने जीता है? वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप किसने जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है। ओके, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय एयरलाइंस ने कितना है? तो 500 एयरबस A320 विमानों का ऑर्डर देकर इतिहास को रच दिया है। तो वो है इंडिगो। ओके, भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल INS कृपाण उपहार में दिया है? वियतनाम को दिया है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा वियतनाम की राजधानी कहाँ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? सलमान रुश्दी को, ठीक है। और 2020 के लिए किसी भारतीय को दिया गया था। कमेंट सेक्शन में मुझे 2 क्वेश्चन आप लोग बताना है। फर्स्ट, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? एंड सेकंड, 2020 में जर्मन शांति पुरस्कार किसी भारतीय को दिया गया था, उस भारतीय का नाम आपको बताना है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत को जो पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? भवानी देवी, है ना, भवानी देवी। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, गुजरात संस्थान के वैज्ञानिकों ने डैश से बायोडिग्रेडेबल सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। तो किससे किया है? समुद्री शैवाल, प्रवाल भित्ति, कॉपर्ड कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री शैवाल से। और कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, GE एयरोस्पेस कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। GE एयरोस्पेस अमेरिका की है। और हाल कहाँ की है? भारत की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी की स्थापना हुई थी 1964 में। के बीच समझौता हुआ, ठीक है। अब समझौते में क्या हुआ कि GE जो एयरोस्पेस है वो कौन सी इंजन देगा? F414 इंजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। किसको करवाएगा? तो भारत में समझौता भारत को कराएगा। तो भारत में सह उत्पादन किसके लिए किया जाएगा? इस इंजन को वो किसके लिए बनाएगा? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2, हल्के लड़ाकू विमान MK2। उस विमान का नाम क्या है? MK2। देखते हैं विमान का नाम क्या है? इंडिगो, जेट स्पेस, ये सब विमान के नाम होते हैं, है ना। तो MK2 के लिए क्या बनाएगा? कौन सा इंजन? F41 इंजन, F414। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हसमुख आद्या, संतोष कुमार यादव, उमेश तनेजा, युगेंद्र नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसमुख आद्या, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिच रेटिंग्स ने क्या किया है, जो चालू वित्त वर्ष है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रखा है, कितना रखा है, इसका अनुमान कितना किया है, 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6.3%। कितना है, 6.3%। डी इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस, ठीक है, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी, क्या नाम है, मोटो जीपी 2023, ठीक है, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस है मोटो जीपी की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कौन सा, मोटर बाइक रेस मोटो जीपी, ठीक है, ये दुनिया की सबसे तेज रेस वाली है, दुनिया की सबसे तेज रेस वाली, क्या नाम है, मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इच्छा तो हो रही है कि यहाँ भी पूछूं सवाल और ये बोलूं कि कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन चलिए आप लोग केवल 2 का आंसर ही दीजिएगा, मैं बता देती हूँ। यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स क्या क्या हैं आप लोगों के पास में। अभी वहां पर क्या किया गया है, नंद बाबा दूध मिशन को आरंभ किया गया है यूपी में, है ना, नंद बाबा दूध मिशन। इसके अलावा यूपी में 2 विधानसभा है, विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यूपी में। नंद बाबा दूध मिशन को स्टार्ट किया गया है। ओके, चलिए ठीक है। अभ्युदय योजना, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, अभ्युदय योजना भी यूपी की है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब सरकार, इस क्वेश्चन को छोड़ दे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ दे। कोयला मंत्रालय ने डैश खदानों की स्टार रेटिंग जो है पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। कोयला मंत्रालय ने किस खदानों की स्टार रेटिंग करेगा कोयला मंत्रालय, ताकि कंपटीशन बढ़े इसमें, ठीक है, स्टार देगा। स्टार होता है ना कि स्टार मार्किंग क्या होती है कि मेरा बेस्ट है तो मेरा बेस्ट है, तो उससे क्या होगा, और एक वो क्वालिटी भी, बहुत गुणवत्ता में भी सुधार हो सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसने क्या किया है, किसके लिए किया है इसने किया है कोयला और लिग्नाइट, लोहा, फेल्डस्पर, कॉर्न, इसके लिए कोयला और लिग्नाइट को क्या करेगा, इन खदानों की स्टार रेटिंग पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करने की इसने घोषणा की है। किसके द्वारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन में कि सही है, सही पूछा है। पेरिस दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, ऑस्ट्रिया का वियना है। नई दिल्ली और मुंबई ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2014 में 141वां स्थान जो है, 141वां स्थान जो है हासिल किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL, अब बोला गया है कि इसके नए जो प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है, कमल राठौड़, मोहन सिंह बघेल, मोहित कुमार शर्मा, कमल किशोर चाटीवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमल किशोर चाटीवाल। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ओके, जून 2023 में eKYC के लिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, कौन सा ऐप फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ, ठीक है। पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप, पीएम मुद्रा मोबाइल ऐप, पीएम केयर मोबाइल ऐप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम किसान मोबाइल ऐप, ठीक है, पीएम किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये हो गई आज की क्लास की आप लोगों की क्वेश्चंस जो है फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को टॉपिक रिलेवेंट या कंटेंट रिलेवेंट किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 10 से लेकर के 4 बजे के बीच में। दूसरी चीज है कि ये क्लास जो है करंट अफेयर्स की, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको डीपली पढ़ाने के पीछे भी ये रीजन है कि ये जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कभी कभी आप लोग कुछ ऐसा इश्यूज भी मिलता होगा कि लगता होगा अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिसे आप ये बोलते हैं अरे छोड़ो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वही इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में फिर ये समझ में नहीं आता कि इसने क्वेश्चन पूछा कहाँ से है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा टाइम हट गया है कि बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेना कि हाँ इसकी क्या रैंक है, रैंक पूछ के साइड हो जाना, नहीं। अब वो रैंक पूछ के साइड नहीं होता, उसके बीच में वो ऐसे किनारे से नहीं निकलता है, बिल्कुल
ऐसे सीधा क्वेश्चन निकालता है, यानी स्टेप बाय स्टेप 3-4 उसमें कोई एक ही क्वेश्चन में और 4 क्वेश्चन शामिल होते हैं, ठीक है। करंट का इस तरह से तो हम लोग जिस टॉपिक में थोड़ा सा बोरियत लगे तो मेरी कोशिश रहती है कि उसको मैं बहुत एक साधारण सा शब्द हो या बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज करके उसको मैं समझा सकूं आप लोगों को, ठीक है। जरूरी नहीं कि किताबी लैंग्वेज ही बोल के समझ में आए, जैसे भी किसी भी तरीके से समझ में वो आ जाना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए उस टॉपिक पे, ओके, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि फाइनली एम क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और जहां तक रहा लिखने का सवाल, तो आप लोग स्टूडेंट्स में अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे नहीं लिखना चाहिए, देखिए लिखना तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। मैं लिख लिख के इसलिए समझाती हूँ क्योंकि चीजें वहां लिखी हुई है तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, है ना। आप बुक्स देखेंगे मैगजीन्स की बहुत सारी, वहां भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पे आप लिख के कर रहे हो तो मेरे साथ सिर्फ मुझे नहीं लिखना, लिखना आपको भी है, इसलिए मैं लिखती हूँ, आप लोग भी लिखा कीजिए, ठीक है। इसका फायदा आप रेगुलर क्लास जब करेंगे, इसका फायदा अगर 30 दिनों के बाद जो 31वां दिन होता है ना, उस दिन आप इसका फायदा देखिएगा, ठीक है, कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी टॉपिक इन द सेंस कोई भी एक ऐसा इशूज हो उसको लेकर के, कि कितने सारे आपके पास उस इशू से रिलेवेंट और भी आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यूपी का बताया है, गुजरात का ही, कि गुजरात में ये सारी चीजें भी हुई थी, या यूपी में ऐसा ऐसा भी है, तो इसका फायदा आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। और हाँ, अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई सुझाव भी देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये एक चैनल जो है न्यू बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग अपने सुझाव भी देंगे जो आपके साथ साथ अदर जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके हित में भी होगा, तो ये बहुत खुशी की बात होगी, है ना, ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो रहा है, दूसरे स्टूडेंट्स का भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में, ओके। और अगर लाइक कर सके चैनल को तो आप लोग, क्लास आपकी है, मैं हमेशा बोलती हूँ, इसको आप लोग अपने सुझाव दें, क्वेरीज पूछें और भी क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये चैनल जो है वो मेरी है, तो इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।